हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। आपके सामने आज इकोनॉमिक्स की पहली क्लास और इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ। महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैंने इसमें रखे हैं। मांग और पूर्ति से संबंधित भी क्वेश्चन है इसमें। एडम स्मिथ को बताइए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसमें बता दूं आपको कि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। इस वजह से इसका ऑप्शन डी सही है। और एडम स्मिथ के द्वारा ये एक फेमस पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखना, ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जानते हैं बताओ। आय का सिद्धांत, निवेश का सिद्धांत, कीमत का सिद्धांत या व्यय का सिद्धांत। तो बता दूं, इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत के सिद्धांत के नाम से और जाना जाता है। याद रखना, कीमत का सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। याद रखना अच्छे से, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण है। बताइए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण कौन सा है इन चारों में से। प्रति व्यक्ति आय, टिस्को कंपनी में बिक्री का अध्ययन, भारत में महंगाई या भारत में शिक्षित बेरोजगारी। बताओ, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण कौन सा है चारों में से। तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टिस्को कंपनी में बिक्री का अध्ययन। टिस्को कंपनी में बिक्री का अध्ययन। आपको और मैं अच्छे से टिस्को के बारे में बता देता हूं कि जैसे ये है आपके सामने टिस्को। ठीक है, तो इसकी स्थापना, इसका पहले नाम बता देता हूं आपको, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1907 में जे.एन. टाटा के द्वारा की गई थी। जे.एन. टाटा के द्वारा। ठीक है, और ये वर्तमान के झारखंड राज्य के जमशेदपुर के सागची में है। ठीक है, याद रखना कहाँ पर है। टिस्को है आपकी झारखंड के जमशेदपुर के सागची में। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा और बता देता हूँ आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा इसको के बारे में भी पढ़ा होगा, जिस हिसाब से टिस्को है उसी हिसाब से इसको IISCO यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल में की गई थी, बर्नपुर में। ठीक है, याद रखना, बर्नपुर बंगाल में 1918 में। ठीक है, और इसी हिसाब से और है आपके सामने VISL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। VISL, इसकी स्थापना 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रा नदी के तट पर की गई थी। याद रखना, कर्नाटक में। और भिलाई के बारे में आपने पढ़ा होगा, भिलाई हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। सोवियत संघ ने इसमें सहयोग किया था और ये 1959 में इसने उत्पादन शुरू किया था। तो याद रखना, ये भिलाई बता दो कहाँ पर पड़ता है, कोई बता सकता है। भिलाई बताओ कहाँ पर है ये भिलाई।
झारखंड या छत्तीसगढ़, बंगाल कहाँ पर है बताओ, भिलाई कहाँ पर है? बता देता हूँ, भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और बोकारो पड़ता है झारखंड में। इसकी भी स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। राउरकेला पड़ता है ये उड़ीसा में, और दुर्गापुर पड़ता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर में पड़ता है, हिंदुस्तान लिमिटेड में। HSL है जो राउरकेला में पड़ता है, HSL, ठीक है, याद रखना। आगे, टपकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे नज़रअंदाज करता है? बताइए, टपकन का जो सिद्धांत है वो किसको नज़रअंदाज करता है? निवेश को, बचत को, आय वितरण को, या खपत को? बताइए, टपकन का सिद्धांत किसको नज़रअंदाज करता है? तो बता दूं, इसका सही जवाब है आय वितरण को। यह टपकन का सिद्धांत नज़रअंदाज कर देता है। श्रम विभाजन का परिणाम बताइए कैसा है? श्रम विभाजन का परिणाम जटिल कार्य, अत्यधिक दबाव है, श्रम की अतिरिक्त आपूर्ति, या विशेषज्ञता? बताइए, श्रम विभाजन का परिणाम। तो बता दूं, इसका सही जवाब है विशेषज्ञता। श्रम विभाजन का परिणाम है। निम्नलिखित में से किस कारण अर्थशास्त्र की समस्या उत्पन्न होती है? सामान की अधिकता के कारण, संसाधनों की कमी के कारण, अत्यधिक इच्छा तथा वस्तुओं की कमी के कारण, या उपयुक्त सभी? यानी सामान की अधिकता के कारण, संसाधनों की कमी के कारण, अत्यधिक इच्छाओं तथा वस्तुओं की कमी के कारण। बताइए। देखो, ये तो आसान है। जैसे सामान की अधिकता होगी तो आपके सामने अर्थशास्त्र की तो समस्या होगी नहीं, ठीक है, कमी होगी तभी होगी। और रही बात ये अत्यधिक इच्छाओं तथा वस्तुओं की कमी के कारण, जब अत्यधिक इच्छाएं नहीं होंगी या वस्तुओं की कमी नहीं होगी तो अर्थशास्त्र की समस्या कहाँ से होगी? यानी वस्तुओं की कमी होगी और अत्यधिक इच्छाओं तथा वस्तुओं की कमी, यानी इच्छा भी नहीं होंगी इसमें और वस्तुओं की कमी होगी तो ये भी नहीं होगी। यानी बस इच्छा अधिक होंगी और वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी तो उस वजह से इसमें कमी होगी, ठीक है, याद रखना। संसाधनों की कमी इसका महत्वपूर्ण कारण है। अगर संसाधन होंगे तो सभी खुशहाल होंगे और संसाधनों में कमी होगी तो इसकी समस्या उत्पन्न होगी, याद रखना। दीर्घकाल में भूमि पर किराया समान रूप से क्यों लिया जाता है? बताइए, दीर्घकाल में भूमि पर किराया समान रूप से क्यों लिया जाता है? भूमि मूल और अविनाशी शक्ति है। भूमि एक मानवजन्य कारक है। इसकी पूर्ति अल्पकाल में बेलोच होती है, इसकी पूर्ति दीर्घकाल में बेलोच होती है। बताइए, दीर्घकाल में भूमि पर किराया समान रूप से क्यों लिया जाता है? बताइए, क्यों लिया जाता है भूमि पर किराया समान रूप से? तो बता दूं, इसका सही जवाब है इसकी पूर्ति दीर्घकाल में बेलोच होती है, ठीक है, याद रखना। इस वजह से जो किराया है भूमि का वो समान रूप से लिया जाता है। वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? परिसंपत्तियों का वितरण से, आय के वितरण से, कारक अदायगियों के वितरण से, आय तथा धन के वितरण में समानता से। बताइए, वितरण का सिद्धांत किस लिए या फिर किससे संबंधित है? तो बता दूं, इसका सही जवाब है आय तथा धन के वितरण में समानता से। आय तथा धन में वितरण की समानता से वितरण का सिद्धांत संबंधित है, याद रखना। उत्पादन के 4 कारक बताइए, 4 कारक कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। भूमि, बिजली, जल, श्रम। भूमि, पूंजी, भूमि पर वर्षा, श्रम, मौसम, भूमि, वर्षा। बताइए, उत्पादन के 4 कारक भूमि, बिजली, जल, श्रम। तो बता देता हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। ये उत्पादन के 4 कारक हैं, याद रखना। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा था? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने बताया था? रॉबिन्स ने, G.S. मिल ने, एडम स्मिथ ने, या कीन्स ने? बताइए, किसने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है।
इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया था। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक समस्या नहीं है? भुगतान किया गया कार्य और अवकाश के बीच निर्णय करना, एक वस्तु और दूसरी वस्तु पर व्यय के बीच निर्णय करना, कौन सी समस्या नहीं है आर्थिक? बताइए। भुगतान किया गया कार्य और अवकाश के बीच निर्णय करना, एक वस्तु और दूसरी वस्तु पर व्यय के बीच निर्णय करना, निजी बचत के वैकल्पिक तरीके के बीच निर्णय करना, खाली समय व्यतीत करने के विभिन्न तरीकों के बीच निर्णय करना। बताइए कौन सी इसमें से आर्थिक समस्या नहीं है? भुगतान किया गया कार्य और अवकाश के बीच निर्णय करना, एक वस्तु और दूसरी वस्तु पर व्यय के बीच निर्णय करना, कि निजी बचत के वैकल्पिक तरीके के बीच निर्णय करना, खाली समय व्यतीत करने के विभिन्न तरीकों के बीच निर्णय करना। तो इसमें बता देता हूँ, इसका सही जवाब है खाली, ऑप्शन डी है इसमें, खाली समय व्यतीत करने के विभिन्न तरीकों के बीच निर्णय करना। याद रखना, यह आर्थिक समस्या नहीं है, खाली समय व्यतीत करने के भी विभिन्न तरीकों के बीच निर्णय करना। आवासीय लगान एक खाली जगह परिघटना है। बताइए, आवासीय लगान एक खाली जगह परिघटना है। कैसी परिघटना है? मध्यावधिक, दीर्घावधिक, अल्पावधिक या कोई अवधि नहीं? आवासीय लगान। तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्पावधिक। आवासीय लगान जो है एक कम समय की परिघटना है, याद रखना। निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है? बताइए, निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है? ऑप्शन ए खपत, ऑप्शन बी निवेश, ऑप्शन सी सरकारी व्यय या ऑप्शन डी आय। बताइए, निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए इन चारों में से किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है? तो बता दूं, निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए खपत के व्यय में परिवर्तन किया जाता है, याद रखना। लगान किसके लिए किया गया उत्पादन यानी कारक भुगतान है? बताइए, लगान किसके लिए किया गया उत्पादन भुगतान है? भूमि, रेस्ते, भवन, फैक्ट्रियाँ। बताइए, जो लगान है किसके लिए किया गया भुगतान है? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भूमि के लिए। आधुनिक किराया सिद्धांत के अनुसार किराया अर्जित किया जाता है। आधुनिक किराया सिद्धांत के अनुसार किराया अर्जित किया जाता है केवल पूंजी पर, किसी भी कारक पर, केवल श्रम पर या केवल भूमि पर? बताओ, आधुनिक किराया सिद्धांत के अनुसार किराया अर्जित किया जाता है। आधुनिक किराया सिद्धांत के अनुसार किराया अर्जित किया जाता है केवल पूंजी पर किया जाता है, किसी भी कारक पर, केवल श्रम पर या केवल पूंजी पर? तो बता दूं, इसका सही जवाब है किसी भी कारक पर। आधुनिक किराया सिद्धांत के अनुसार किराया अर्जित किया जाता है, किराया अर्जित किया जाता है किसी भी कारक पर, याद रखना, किसी भी कारक पर। अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताइए, जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होगी तो इनमें से कौन सा गलत है? बचत में वृद्धि होगी, ऋण में गिरावट आएगी, उत्पादन की लागत में वृद्धि आएगी और पूंजी पर वापसी में वृद्धि होगी। बताइए, जब ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तब कौन सा इसमें से नहीं होता है? तो बता देता हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पूंजी पर वापसी में वृद्धि नहीं होती है, याद रखना। यानी इसमें गलत है, पूंजी पर वापसी में वृद्धि नहीं होती है। और अर्थव्यवस्था में जब वृद्धि की जाती है तो पूंजी पर वापसी में वृद्धि नहीं होती है, याद रखना। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? संयुक्त क्षेत्र की निजी व सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य व केंद्र सरकार, घरेलू व विदेशी संगठन या उपयुक्त सभी। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? तो बता दूं, जो संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा है उसके अंतर्गत निजी और सार्वजनिक दोनों
क्षेत्रों के संबंध को दर्शाया जाता है। यानी संयुक्त से देख सकते हो आप, निजी और सार्वजनिक दोनों को संयुक्त कर देते हैं तो उस तरह के संबंध को ये निज संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा दर्शाती है, याद रखना। स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत का आरोपित सकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत का आरोपित सकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? स्वामी के स्वामित्व वाली। पूंजी निर्माण, अंतिम खपत, मध्यवर्ती खपत या उपभोग वस्तुएं। बताओ, स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत का आरोपित सकल किराया इसमें से किसका हिस्सा है? क्या पूंजी निर्माण है? क्या अंतिम खपत होती है? क्या मध्यवर्ती खपत है? क्या उपयोग वस्तुएं, उपभोग? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतिम खपत। इसका सही जवाब है अंतिम खपत। स्वामी के स्वामित्व वाली, ये तो हो गया। निम्नलिखित में से गतिविधि आर्थिक गतिविधि नहीं है। बताइए कौन सी गतिविधि है जो आर्थिक गतिविधि नहीं है? शिक्षक द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों को दी गई शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा, एक शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को घर पर शिक्षा प्रदान करना, या एक शिक्षक द्वारा अपने घर से सुझाव सेवा प्रदान करना। बताइए इन चारों में से कौन सी आर्थिक गतिविधि नहीं है? क्या शिक्षक द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों को दी गई शिक्षा आर्थिक गतिविधि नहीं है? नहीं, ये तो गलत है, बिल्कुल है, ये आर्थिक गतिविधि है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा, ये भी आर्थिक गतिविधि है। लेकिन ये ऑप्शन सी, इसमें एक शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को घर पर दी गई शिक्षा, ये आर्थिक गतिविधि नहीं है, याद रखना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से क्या तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्नरी, ये सेक्टर जो होते हैं, बताओ उस हिसाब से तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? ऊर्जा आपूर्ति, पशुपालन, कपास उत्पादन, फसल की खेती। बताओ तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है इसमें से? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊर्जा उत्पादन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण है? राष्ट्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण है? BSNL द्वारा बेचे गए मोबाइलों का अध्ययन, महिलाओं में बेरोजगारी, भारत में प्रति व्यक्ति आय, या भारत में मुद्रास्फीति। बताइए कौन सा है दृष्टिकोण जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण है इसमें से राष्ट्रीय दृष्टि से? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, BSNL द्वारा बेचे गए मोबाइलों का अध्ययन। BSNL द्वारा बेचे गए मोबाइलों का अध्ययन राष्ट्रीय दृष्टि से व्यष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण है, याद रखना। अगर संसाधन असीमित हैं तो निम्न कथनों में कौन सा गलत है? बताइए, जब संसाधन असीमित मात्रा में हो तो कौन सा इसमें से गलत है? संसाधनों की कमी और अवसर लागत मौजूद होगी। जब संसाधन असीमित हैं तो इसमें से कौन सा गलत है, ये छांटना है। संसाधनों की कमी और अवसर लागत मौजूद होगी, संसाधनों की कमी और कोई अवसर लागत नहीं होगी, संसाधनों में कमी नहीं और अवसर लागत मौजूद होगी, न संसाधनों की कमी होगी और न ही अवसर लागत मौजूद होगी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका। आर्थिक विकास के लिए मानदंड क्या हैं? बताइए आर्थिक विकास के लिए मानदंड। प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, राष्ट्रीय आय, या प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय, या जनसंख्या। तो बता दूं, आर्थिक विकास के लिए मानदंडों में प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय महत्वपूर्ण है, याद रखना। निवेश बराबर होता है, निवेश किसके बराबर होता है? क्या सभी प्रकार की भौतिक संपत्तियों का सकल कुल होता है निवेश? क्या सभी पूंजीगत परिसंपत्तियों का सकल कुल टूट फूट घटाने के बाद होता है निवेश, या पौधे व मशीन का स्टॉक? बताइए कौन सा सही है इसमें से, निवेश के बराबर कौन सा है? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
सभी पूंजीगत परिसंपत्तियों का सकल कुल टूट फूट घटाने के बाद निवेश कहलाता है। याद रखना, निवेश इसी के बराबर होता है। सभी पूंजीगत परिसंपत्तियों का सकल कुल टूट फूट घटाने के बाद। एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है जो सरकार द्वारा नियंत्रित हो, सरकारी नियंत्रण में मुक्त हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रभावित हो या उपर्युक्त सभी। बताओ एक बाजार अर्थव्यवस्था, तो बता दूं इसका ऑप्शन बी सही है बिल्कुल, सरकारी नियंत्रण में मुक्त हो। याद रखना, वह एक बाजार व्यवस्था है जिस पर जो सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो। याद रखना, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र मानता है कि लोगों की असीमित इच्छाएं होती हैं और उनको पूरा करने के संसाधन कम हैं। यानी अर्थशास्त्र के अनुसार लोगों की असीमित इच्छाएं होती हैं और उनके पूरा करने के संसाधन कम हैं। दूसरा, लोगों की इच्छाएं सीमित हैं और संसाधन असीमित हैं। केंद्रीय योजनाबद्ध संसाधनों का आवंटन प्रभावहीनता लाता है और लोग भावुक होते हैं और तर्कहीन निर्णय लेते हैं। तो बताइए अर्थशास्त्र इनमें से किसको मानता है? तो इसमें बता दूं, अर्थशास्त्र के अनुसार जो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सही है इसका। यानी लोगों की असीमित इच्छाएं होती हैं और उनको पूरा करना, यानी उनको पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी होती है। याद रखना, असीमित इच्छाएं होंगी तो संसाधनों को तो पूरा किया नहीं जा सकता है। इस हिसाब से याद रखना, संसाधनों की कमी होती है इसमें। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है किससे? आय के परिपत्र प्रवाह से, अर्थशास्त्र के एकल परिवर्तनशील हिस्सों के बारे में निर्णय से, या बेरोजगारी की समझ से, या आर्थिक विकास से। बताइए व्यष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र के एकल परिवर्तनशील हिस्सों के बारे में निर्णय से संबंधित है व्यष्टि अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के मध्य वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? बताइए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के मध्य वर्गीकरण किस आधार पर? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संगठन के मालिकाना आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के मध्य वर्गीकरण संगठन के मालिकाना आधार पर। निम्न कथनों में कौन सा कथन व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है? बताइए कौन सा कथन है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है? ऑप्शन ए, सरकार द्वारा खर्च करने के कारण बेरोजगारी घटती है। ऑप्शन बी है इसमें मुद्रा आपूर्ति बढ़ने के साथ मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। ऑप्शन ए, सरकार खर्च करने के कारण बेरोजगारी बढ़ती है या घटती है। मुद्रा आपूर्ति बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है, या न्यूनतम ब्याज दर पर निवेश बढ़ता है, या निजी स्कूलों में फीस के कारण सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ जाएंगे। बताइए कौन सा कथन है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो बता दूं इसका सही जवाब है बिल्कुल ऑप्शन डी, कि निजी स्कूलों में फीस के कारण सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ जाएंगे। याद रखना, समाजवाद सफल रहा है क्योंकि समाज में स्थित समाजवादी दृष्टिकोण का आधिक्य क्या? जीवन स्तर को बढ़ाता है, आय का समान विभाजन करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए समाजवाद किस वजह से सफल रहा है? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इन तीनों ये सभी गलत हैं। याद रखना, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन किस क्षेत्र में आता है? प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन किस क्षेत्र में? बताइए प्राथमिक क्षेत्र में, माध्यमिक क्षेत्र में, तृतीयक में, या प्रौद्योगिकी क्षेत्र में? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये उत्पादन आता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो ये सभी प्राकृतिक प्रक्रिया जो आती हैं ये सभी कृषि से संबंधित हैं और प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं, और इसमें ये उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। याद रखना, निम्नलिखित में से किसे कृषक कहा जाता है? बताइए कृषक किसे कहा जाता है? क्या लोग खुद की भूमि पर खेती करते हैं उन्हें कहा जाता है? जो पट्टे पर ज़मीन लेते हैं उस पर खेती करते हैं उन्हें? जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं उन्हें? जो लोग खुद की भूमि दूसरे संसाधनों को किराए पर देते हैं उन्हें? बताइए कृषक किसको कहा जाता है? तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन सा या सी,
जो दूसरों की भूमि पर कृषि करते हैं उन्हें कृषक कहा जाता है, याद रखना। अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र क्या है? कंप्यूटर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान? बताइए। अर्थशास्त्र तो बता दूं ये अर्थशास्त्र है, सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन सी सही है इसका। आर्थिक विकास खाली जगह निर्भर करता है, बताओ आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधनों पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार आकार पर या सभी पर? तो बता दूं ये जो आर्थिक विकास है ये सभी पर निर्भर करता है। इसमें सभी की आवश्यकता होती है, यानी प्राकृतिक संसाधनों पर भी, पूंजी निर्माण पर भी और बाजार आकार पर भी ये आर्थिक विकास निर्भर करता है। ठीक है, याद रखना। मूल्य सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मूल्य सिद्धांत को क्या समष्टि अर्थशास्त्र से, विकास अर्थशास्त्र, सार्वजनिक अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र? मूल्य सिद्धांत तो बता दूं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है या फिर मूल्य सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र वह है जिसे होना चाहिए, कथन संदर्भ है, बताओ। यानी अर्थशास्त्र वह है जिसे होना चाहिए, कौन सा सही है इसमें? मानव अर्थशास्त्र, सकारात्मक अर्थशास्त्र या मौद्रिक अर्थशास्त्र या राजकीय अर्थशास्त्र? बताइए अर्थशास्त्र कैसा होना चाहिए? तो बता दूं ऑप्शन ए सही है इसका, मानव अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र वह है जिसे मानव अर्थशास्त्र होना चाहिए। निम्नलिखित में से मूल्य तंत्र किसकी विशेषता है? बताओ। मूल्य तंत्र क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था की, मिश्रित अर्थव्यवस्था की या समाजवादी अर्थव्यवस्था की? मूल्य तंत्र किसकी विशेषता है? तो बता देता हूँ, ये ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है मूल्य तंत्र, याद रखना। रखो और निकालो निम्न में से किसकी नीति है? रखो और निकालो, बताओ। ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, समाजवादी अर्थव्यवस्था की या मिश्रित अर्थव्यवस्था की या पारंपरिक अर्थव्यवस्था की? रखो और निकालो तो बता देता हूँ, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है, रखो और निकालो। मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके द्वारा कार्य करती है? बताओ। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है किसके द्वारा कार्य करती है? बाजार तंत्र, केंद्रीय वितरण मशीनरी, सरकारी नीतियों से निर्देशित बाजार तंत्र या सरकार हिस्सेदारी एवं योजना बाजार तंत्र में? बताओ चारों में से मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके द्वारा कार्य करती है? मिश्रित तो बता दूं इसका सही जवाब है बाजार तंत्र के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था कार्य करती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40 है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? बताओ। दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से व्यापार नहीं करते हैं इसमें। जिन अर्थव्यवस्थाओं के पास अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होती है उन्हें बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिन अर्थव्यवस्थाओं के पास समुद्र तट ना हो या अर्थव्यवस्था जो यूएनओ का सदस्य ना हो, तो बताओ किसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था? तो बता दूं ये कहा जाता है जिन अर्थव्यवस्थाओं को दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से व्यापार करने की अनुमति ना हो। ठीक है, याद रखना। इस वजह से इसका ऑप्शन ए सही है। जिन अर्थव्यवस्थाओं को दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से यानी अपने देश के ही अंतर्गत वो व्यापार करती है तो उसी को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, और जो सभी देशों के साथ करती है उसको कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। जैसे उत्तर कोरिया की बंद अर्थव्यवस्था है, इंडिया की, अमेरिका की और ये सभी, चाइना की, ये सभी खुली अर्थव्यवस्था हैं। तो ये पता है किसी को कि ये जो बंद अर्थव्यवस्था थी इसको खुली अर्थव्यवस्था कब बनाया गया? यानी जो उदारीकरण की स्थिति चालू हुई थी वो कब से हुई थी? उदारीकरण कब अपनाया गया था? बता दूं 1991-92 में ये स्टार्टिंग हुई थी इसकी। ठीक है, याद रखना। तो इस तरह से अभी एक और क्वेश्चन है शायद इसमें, हाँ एक और है। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके अस्तित्व के कारण कहा जाता है? बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्या सार्वजनिक क्षेत्र की वजह से, निजी क्षेत्र की वजह से, संयुक्त क्षेत्र की या सरकारी क्षेत्र की वजह से?
बताओ किस किस क्षेत्र की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है? याद रखना, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का भी महत्व है और निजी क्षेत्र का भी, तो इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। याद रखना, इसका ऑप्शन ए सही है, एक और दो दोनों, यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रों का मिश्रण होने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। याद रखना। तो ये पहला टॉपिक कंप्लीट होता है इसमें। इसके बाद कल की क्लास में मांग और पूर्ति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने देखूंगा। 100 प्लस क्वेश्चन है, याद रखना। तो बताओ आज की क्लास कैसी लगी, इसको बार बार रिवाइज करना, अच्छे क्वेश्चन है इसमें। कल मिलते हैं फिर सेकंड टॉपिक के साथ इसमें। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।